ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इनटू अ वाइब्रेंट नॉलेज सोसाइटी और मेकिंग इंडिया अ ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर। जी हाँ दोस्तों, इन्हीं उद्देश्यों के साथ कि भारत को कैसे एक नॉलेज सुपर पावर बनाया जाए, भारत में नई शिक्षा नीति 2020 का कैबिनेट ने अप्रूवल दिया है। 1984 के बाद लगभग 34 साल बाद भारत में नई शिक्षा नीति की घोषणा हुई है। सबसे पहले बात करते हैं कि इस शिक्षा नीति के क्या स्तंभ हैं। इस शिक्षा नीति के 5 पिलर्स हैं, इसके 5 आधार स्तंभ है। एक्सेसिबिलिटी, इक्विटी, क्वालिटी, अफोर्डेबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी। ये वो 5 स्तंभ है जिसके ऊपर नए आत्मनिर्भर भारत के शिक्षा प्रणाली की आधारशिला रखी जानी है। सबसे पहले बात करते हैं नई शिक्षा नीति में बदलावों की, नई शिक्षा नीति में घोषणाओं की। सबसे पहले जो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है उसका नाम बदल के मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया गया। नाम बदलने से कुछ नहीं होगा जब तक कि हम उसके परिणाम ना दिखाई दें, जब तक के प्रभाव ना दिखाई दे। लेकिन इस चीज से एक बात तो तय है कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, इस नाम में कम से कम लक्ष्य तो स्पष्ट है कि इस मंत्रालय का उद्देश्य भारत में शिक्षा प्रणाली को लागू करना, रेगुलेट करना है। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि जो हम बचपन से सुनते आए हैं 10 धन 2, 10+2, तो जो 10+2 सिस्टम है, 10+2 सिस्टम को पूरी तरीके से नई शिक्षा प्रणाली में रिप्लेस करके 5+3+3+4 लाया जाएगा। तो इसमें जो 5+3+3+4 है, इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि जो पहले के 5 हैं वो है 3 to एज ग्रुप को ये बताता है। जो 3 to 8 एज ग्रुप है ये आपको क्लास 2 तक ले जाएगा। दूसरे जो 3 हैं 8 से 11 ये आपको कक्षा 5 तक ले जाएगा। अगला 3 आपको कक्षा 8 तक ले जाएगा और आखिरी के जो लास्ट के 4 हैं वो आपको कक्षा 12 तक ले जाएंगे। इस जो नया सिस्टम है 5+3+3+4, इसकी 2 बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। पहली बात तो ये है कि इसमें 3 साल की प्री स्कूलिंग जोड़ दिया गया है। अब 3 साल का जो एज ग्रुप है उसको वैसे भी यूनिवर्सली रिकॉग्नाइज्ड है वो एज ग्रुप कि इस एज में बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास होता है। अभी तक जो वर्तमान शिक्षा प्रणाली है उसमें एडमिशन की जो क्लास में जो एडमिशन की जो एज है, जो स्कूलों में दाखिले की जो एज है वो 6 साल है। अब वो 6 साल से घटा के 3 साल कर दी गई है। अब ऐसा नहीं है कि 3 साल से पहले हमारे यहाँ स्कूल में एडमिशन नहीं होता था, एडमिशन जरूर होते थे लेकिन कोई इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क नहीं था। इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क हमारे यहाँ कक्षा 1 से और एज ग्रुप 6 से ही था। तो जो नई शिक्षा नीति में सबसे बड़ी बात है कि 3 साल के एज को पढ़ाई के लिए, सीखने के लिए, लर्निंग के लिए एक शेप देने के लिए रिकॉग्नाइज किया गया है। स्कूल एजुकेशन में बहुत सारे सुधार करने का प्रस्ताव है जिसमें एनसीईआरटी और एनआईओएस जो है, जो ओपन स्कूलिंग सिस्टम है, इसका महत्वपूर्ण रोल होगा। इसमें एनसीईआरटी जो है वो अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन, ईसीसी, जो आप प्री स्कूलिंग से लेके स्कूल तक का जो है क्लास 6 तक का, वो एनसीईआरटी ईसीसी के माध्यम से अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के माध्यम से करेगा। स्कूल लेवल पे यदि बात करें तो स्कूल लेवल पे बहुत सारे रिफॉर्म प्रपोज किए गए हैं इस नई शिक्षा नीति में। फ्लेक्सिबल सिलेबस है, आप सब्जेक्ट चॉइस कर सकते हैं और आप मल्टी स्ट्रीम सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। ऐसा किया जाएगा कि एक पुल बनाया जाएगा, उस पुल में कुछ सब्जेक्ट डाल दिए जाएंगे और अब आप आर्ट के साथ साइंस भी ले पाएंगे। क्योंकि पहले सबसे बड़ी समस्या ये होती थी कि यदि आपने आर्ट ले लिया तो आप साइंस की पढ़ाई नहीं कर सकते थे, आपने यदि साइंस ले लिया तो आप आर्ट के सब्जेक्ट नहीं पढ़ सकते थे।
लेकिन इस नई शिक्षा नीति में आप एक से ज़्यादा सब्जेक्ट जो उस पुल में दिए गए होंगे उसमें आप एक से ज़्यादा सब्जेक्ट आप सेलेक्ट कर पाएंगे। इसके अलावा वोकेशनल व्यावसायिक शिक्षा पे ध्यान दिया जाएगा। अब आप कक्षा 6 से ही आपको वोकेशनल ट्रेनिंग आप ले पाएंगे। इस वोकेशनल ट्रेनिंग में आप कोई भी एक नई स्किल आप सीख पाएंगे, जैसे कंप्यूटर कोडिंग हो गई, कारपेंट्री हो गया, इलेक्ट्रिशियन का जॉब हो गया, फिटर का जॉब हो गया। इस जो नई शिक्षा प्रणाली है इसका ये उद्देश्य है कि यदि आप स्कूल छोड़ें तो आपके पास कम से कम एक लाइफ स्किल होना चाहिए। इसके अलावा एक नेशनल मिशन फॉर फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी नाम का एक मिशन है। इसमें इसका जो उद्देश्य है, इसका उद्देश्य ये है कि 2025 तक जो भी स्टेट गवर्नमेंट हैं सभी स्टेट गवर्नमेंट को एक जो फंडामेंटल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी के लिए एक पॉलिसी बनानी है, जिसका उद्देश्य है कि एक साधारण समझ कम से कम सभी में डेवलप हो। तो ये काम दिया गया है राज्य सरकारों को, जिन्हें 2025 तक के इस मिशन के लिए ना केवल पॉलिसी बनाना है और इम्प्लीमेंट भी करना है। क्योंकि हमारे यहाँ शिक्षा एक समवर्ती सूची का विषय है, कंकरेंट लिस्ट में है, इसलिए इस नई शिक्षा नीति में राज्य सरकारों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा लैंग्वेज की पावर को, भाषा को बहुत ही महत्व दिया गया है इस नई एजुकेशन पॉलिसी में। और गवर्नमेंट ने इस चीज़ को माना है कि यदि आप किसी भी चीज़ को सबसे सरलता से समझ सकते हैं तो वो आप अपनी मातृभाषा में समझ सकते हैं, जो भाषा आप अच्छे से जानते हैं, समझते हैं, जो आपको सिखानी ना पड़े। तो एक 3 लैंग्वेज फार्मूला इस नई शिक्षा नीति में लाया गया है। 3 लैंग्वेज जो फार्मूला है, 3 लैंग्वेज फार्मूले में आपकी मदर टंग हो गई, आपकी लोकल लैंग्वेज हो गई और लोकल लैंग्वेज के अलावा आपकी रीजनल लैंग्वेज हो गई। तो इस 3 लैंग्वेज फार्मूले पे ये नई शिक्षा प्रणाली, नई शिक्षा नीति 3 लैंग्वेज फार्मूले पे आधारित होगी। इसके अलावा अब अंग्रेजी की अनिवार्यता नहीं है और किसी भी सब्जेक्ट को, आप किसी भी भाषा को आपके ऊपर थोपा नहीं जाएगा। इसके अलावा एग्जामिनेशन में रिफॉर्म किए गए हैं। अब साल में 1 से ज़्यादा बार, शायद 2 बार एग्जाम होंगे, सेमेस्टर सिस्टम होंगे। इनमें उन बच्चों को शायद प्रॉब्लम हो जो बच्चे केवल एग्जाम के समय साल के अंत में पढ़ाई करते थे और साल भर मस्ती करते थे। तो अब साल में 2 बार एग्जाम हो सकते हैं और फ्लेक्सिबल, इसमें आपको सीखने पे, लर्निंग पे जो आपके प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस है उस पे ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। इसके अलावा असेसमेंट में बहुत बड़ा सुधार किया गया है। 360 डिग्री असेसमेंट का एक प्रपोजल है इस शिक्षा नीति में। 360 डिग्री, इसमें ना केवल अभी तक क्या होता था कि असेसमेंट केवल आपके फाइनल एग्जाम के आधार पे होते थे, लेकिन जो 360 डिग्री असेसमेंट है उसमें छात्र अपने आप को भी असेस करेंगे, आप छात्रों को उनके जो दोस्त हैं, उनके जो सहपाठी है वो असेस करेंगे। इसके अलावा उनको टीचर भी उनका असेसमेंट करेंगे। इसके अलावा असेसमेंट को और रेशनल बनाने के लिए एक परख, परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एनालिसिस ऑफ नॉलेज एंड होलिस्टिक डेवलपमेंट नाम का एक परख, एक संस्थान जो कि आपका असेसमेंट करेगी। बात करते हैं कि अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम की, तो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में अब कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए एक नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एक एग्ज़ाम लेगी, जो कि सभी के लिए, हायर एजुकेशंस में एडमिशन के लिए सभी के लिए वो एग्ज़ाम मैंडेटरी होगा, कंपलसरी होगा और सभी कॉलेज उसी के आधार पे, एनटीए के आधार पे, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के रिजल्ट के आधार पे प्रवेश देंगे। इसके अलावा अब आपकी 1 साल की भी पढ़ाई व्यर्थ नहीं जाएगी। पहले क्या होता था कि आप 1 साल पढ़ लिए, आपने किसी भी ग्रेजुएशन में आपने एडमिशन लिया, आपने 1 साल की पढ़ाई पूरी की, 2 साल की पढ़ाई पूरी की, लेकिन आप किसी भी कारण से अपना ग्रेजुएशन, अपनी डिग्री आप पूरी नहीं कर पाए हैं, तो आपकी पूरी की पूरी पढ़ाई और साल बर्बाद हो जाता था।
इस नई पॉलिसी में एक बहुत अच्छा बदलाव लाया गया है कि यदि आप 1 साल की भी पढ़ाई पूरी करते हैं तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, यदि आप 2 साल की पढ़ाई कर लेते हैं तो आपको एक एडवांस डिप्लोमा मिलेगा, और यदि आप 3 साल की पढ़ाई पूरी कर लेते हैं तो आपको एक बैचलर डिग्री मिलेगी, और यदि आप 4 साल की पढ़ाई पूरी कर लेते हैं तो आपको 4 साल की पढ़ाई पूरी करने पे बैचलर्स डिग्री विथ रिसर्च मिलेगा। इसमें पोस्ट ग्रेजुएशन का 1 साल या 2 साल तक का प्रोविजन रखा गया है। एमफिल को डिसकंटिन्यू कर दिया गया है, अब मास्टर ऑफ फिलॉसफी नाम का कोई कोर्स नहीं होगा नई एजुकेशन पॉलिसी में। इसके अलावा आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बदलाव है कि एक एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट बनाया गया है। जैसे आपने बीच में पढ़ाई छोड़ी या आपने अपने सब्जेक्ट चेंज किए, आप अपनी पढ़ाई को कुछ समय बाद कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो आपकी पढ़ाई जितनी पूरी होते जाएगी उसके क्रेडिट आपके उस एकेडमिक क्रेडिट बैंक में एक आपका डिजी लॉकर टाइप होगा, उसमें आपके क्रेडिट जमा होते रहेंगे। तो आप अपनी पढ़ाई डिसकंटिन्यू कर सकते हैं और कुछ समय बाद आप अपनी पढ़ाई को फिर से कंटिन्यू कर सकते हैं, और जब आप फाइनल डिग्री प्राप्त करेंगे उस समय आपको सारे के सारे क्रेडिट आपके फाइनल मार्कशीट में फाइनल डिग्री के समय आपको दे दिए जाएंगे। इसके अलावा भाषाओं के महत्व को हम जानते हैं कि चाइना का पूरा काम चीनी लैंग्वेज में होता है। ऐसे फ्रेंच ऐसे बहुत सारे कंट्रीज हैं और उनकी अपनी लैंग्वेज है, जिन्होंने अपनी ही लैंग्वेज में काफ़ी अच्छा काम किया है। तो भाषा के महत्व को समझते हुए जो हमारी जो पॉलिसी है, नई शिक्षा नीति में भाषा के महत्व को समझा है, और उसको आगे बढ़ाने के लिए भारतीय भाषाओं को प्रमोट करने के लिए एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन IITI और इसके साथ साथ नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर लैंग्वेजेस बनाया जाएगा, जिसमें पाली, प्राकृत, संस्कृत ऐसी भाषाओं को भारतीय भाषाओं के विकास पे ध्यान दिया गया है। अब बात करते हैं रेगुलेटरी रिफॉर्म की। तो UGC और AICTE जो हम बचपन से सुनते आए हैं, तो UGC और AICTE ये दोनों संस्थाएं समाप्त हो जाएगी या मर्ज हो जाएगी, इनका अस्तित्व अब खत्म हो जाएगा। इनकी जगह एक हायर एजुकेशन काउंसिल, हायर एजुकेशन कमीशन HEC बनाया जाएगा, वो जो कि एक सिंगल अम्ब्रेला होगा एजुकेशन पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए। जो हायर एजुकेशन कमीशन है ये अपने 4 वर्टिकल्स के माध्यम से एजुकेशन को रेगुलेट करेगा, एजुकेशन को प्रमोट करेगा। इसमें क्या है, इसमें एक रेगुलेटरी काउंसिल होगी, वो एजुकेशन को रेगुलेट करेगी। एक जनरल एजुकेशन काउंसिल होगी जो जनरल एजुकेशन से संबंधित सारे मैटर्स को देखेगी। इसके अलावा एक हायर एजुकेशन ग्रांट काउंसिल होगी जो कि ग्रांट से संबंधित, हायर एजुकेशन में जो ग्रांट मिलते हैं हायर एजुकेशन से ग्रांट से संबंधित चीज़ें देखेगी। इसके अलावा आज की डेट में जितने भी कॉलेजेस चलते हैं, अधिकतर कॉलेज हम जानते हैं एफिलेटेड टू सो एंड सो यूनिवर्सिटीज। तो एफिलेशन धीरे धीरे इन कॉलेजों का जो एफिलेशन है 15 साल में इनका एफिलेशन धीरे धीरे फेज्ड मैनर में उनका एफिलेशन संपूर्ण रूप से एफिलेशन समाप्त कर दिया जाएगा। एफिलेशन समाप्त करने के बाद क्या होगा, एफिलेशन समाप्त करने के बाद कॉलेजेस को, यूनिवर्सिटीज को ग्रेडेड ऑटोनॉमी मिलेगी। ग्रेडेड ऑटोनॉमी बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है जो कि आने वाले समय में कॉलेजेस का, यूनिवर्सिटीज का भविष्य होगा। ग्रेडेड ऑटोनॉमी में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। आप फाइनेंशियल ऑटोनॉमी की बात कर सकते हैं, आप एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी की बात कर सकते हैं, आप एजुकेशनल ऑटोनॉमी की बात करते हैं। लेकिन यहाँ इम्पॉर्टेंट ये है कि जहाँ तक सबसे इम्पॉर्टेंट ऑटोनॉमी है वो फाइनेंशियल ऑटोनॉमी है। मतलब कॉलेज अपनी फीस, अपना फाइनेंस खुद उनको मोबिलाइज करना होगा, उनको रेगुलेट करना होगा। इन एडिशन टू द ग्रांट रिश्यूड बाय द गवर्नमेंट से अतिरिक्त सरकार ये चाहेगी कि जो ऑटोनॉमी मिले वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट कॉलेजेस को
इस एजुकेशन सिस्टम को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाने का इसमें प्रयास किया जाएगा। इसके अलावा भारत की शिक्षा को व्यावसायिक रूप देने के लिए टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़ को, विश्व की 100 बड़ी यूनिवर्सिटीज़ को भारत में अपने कैंपस स्थापित करने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। और इससे क्या होगा, भारत के शिक्षा का ग्लोबलाइजेशन होगा, हमें वैश्विक स्तर पर चीज़ों को सीखने में, समझने में मदद मिलेगी और भारत में एक एजुकेशन के लिए, शिक्षा के लिए एक हेल्दी कंपटीशन होगा, एक अच्छा शिक्षा का एक ग्लोबल वैश्विक वातावरण बनेगा। जिस तरीके से हम टॉप 100 वर्ल्ड की हम टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़ को हम भारत में ऑफर कर रहे हैं कि आप आके भारत में अपने कैंपस डालिए, उसी तरीके से भारत की जो टॉप रेटेड यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको हम प्रमोट करेंगे कि वो विश्व के अलग अलग देशों में जाके वो अपने कैंपस खोलें, वो अपने कॉलेजेस बनाएं, अपने एजुकेशन चलाएं, ताकि भारतीय शिक्षा का भी व्यावसायीकरण हो। इसके अलावा एक सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अभी हम शिक्षा में जीडीपी का लगभग 3.5 से 4% खर्च करते हैं, लेकिन जो नई शिक्षा नीति में जीडीपी के 6% का लक्ष्य रखा गया है। लक्ष्य हम हमेशा रखते हैं, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि हम वास्तव में खर्च कितना करते हैं।